गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं आपकी हिंदी अध्यापिका ज्योति शर्मा। आज हम लोग जो है सर्वनाम के बारे में चर्चा करेंगे कि सर्वनाम क्या होते हैं और सर्वनाम का हिंदी व्याकरण में जो है वो क्या स्थान होता है। जैसे कि हमने हमेशा बात की कि व्याकरण के बिना जो है वो हिंदी अधूरी होती है, व्याकरण होनी बहुत जरूरी है। तो आज उस व्याकरण के एक पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे कि सर्वनाम क्या है। तो देखो, सर्वनाम क्या है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि सर्वनाम क्या है। तो भाषा में इसकी क्या आवश्यकता है, ठीक है, भाषा में इसकी क्या आवश्यकता है, तथा इसे सर्व प्लस नाम अर्थात सबका नाम कहा गया है। देखो, सर्वनाम अर्थ से पता लग रहा है, सर्व माने सारे सब और नाम माने नाम, तो सबका नाम कहा गया है। इन सभी बातों को सही रूप से जानने के लिए निम्नलिखित गद्यांश को पढ़िए। अब मैंने आपको बताया कि सर्वनाम क्या होता है, भाषा में इसकी क्या आवश्यकता होती है और इसे सर्व प्लस नाम सबका नाम कहा गया है। तो यह सब किस प्रकार से हम समझेंगे, तो यहाँ आपको एक गद्यांश दिया गया है, इसको आप लोग जो है समझेंगे कि महाभारत एक अमर ग्रंथ है। महाभारत, सबने महाभारत देखी है ना। अभी जब हमारे कोरोना टाइम में भी हम जब घर में बैठे थे तब भी रामायण और महाभारत हमने देखी है। तो महाभारत जो है एक अमर ग्रंथ। अमर ग्रंथ का मतलब क्या होता है? ग्रंथ माने पुस्तक जो इसमें लिखा गया, और अमर माने जो कभी भी जाने वाली नहीं है, ठीक है। तो अमर ग्रंथ है। महाभारत में पांडवों और कौरवों के युद्ध का वर्णन किया गया है। मुख्य कथा के अतिरिक्त महाभारत अनेक सुंदर कथाओं से भी भरा पड़ा है। जो मुख्य कथा है वो तो है ही, बकायदा ये क्या है, और भी छोटी छोटी जो है इनमें सुंदर कथाएं हैं। किंतु महाभारत की मुख्य कथा धृतराष्ट्र और पांडु पुत्रों के युद्ध और संघर्ष पर ही आधारित है। आपने देखा ना, धृतराष्ट्र जो देख नहीं सकते थे और पांडु पुत्र जो 5 थे, अर्जुन है ना, अर्जुन युधिष्ठिर, इस प्रकार से तो युद्ध और संघर्ष पर ही आधारित है। मतलब क्या हुआ था, कौरवों में और पांडवों में युद्ध हुआ था, संघर्ष हुआ था, लड़ाई हुई थी, इस पर जो है महाभारत पूरी आधारित है। महाभारत के युद्ध का क्या परिणाम हुआ, इस परिणाम को सभी जानते हैं। महाभारत, आज भी यही बात कही जा सकती है कि महाभारत संसार के प्रसिद्ध ग्रंथों में से एक है। अब हमने इतना पढ़ लिया, अब हमें पता करना है कि इस गद्यांश को हम कैसे पढ़ेंगे। चलो देखते हैं कैसे पढ़ते हैं। महाभारत एक अमर ग्रंथ है, इसमें पांडवों और कौरवों के युद्ध का वर्णन किया गया है। मुख्य रूप के अतिरिक्त ये अनेक सुंदर कथाओं से भी भरा पड़ा है। ये मैं आपको यहाँ पे इसलिए पढ़ा रही हूँ बेटा कि आप लोगों को पता लग जाएगा कि कौन सा वाक्य जो है संज्ञा के स्थान पर आया है। तो जो संज्ञा के स्थान पर आते हैं वही सर्वनाम होते हैं। तो इसको पढ़ने से हमें यह पता लगेगा, क्योंकि हमारे प्रश्न भी आते हैं। एक पूरा आपको वाक्य प्रयोग जो है एक गद्यांश या पद्यांश दे दिया जाता है, उसमें आपको सर्वनाम निकालने होती है। तो इसलिए यह समझने के लिए हम जब किसी चीज को समझते हैं तो क्या करते हैं, जैसे कि आपको किसी रास्ते पे जाना है तो उस रास्ते का पूरा सार और विश्लेषण, मतलब पूरा विस्तार से सीखोगे तभी तो रास्ता पता कर पाओगे। ऐसे तो आप कहीं घूम भी सकते हो। तो यहाँ पर भी वही बात है कि महाभारत एक अमर ग्रंथ है, इसमें पांडवों और कौरवों के युद्ध का वर्णन किया गया है ना। क्या किया गया है? वर्णन किया गया है। तो देखो, ये अनेक जो है सुंदर कथाओं से भी भरा पड़ा है, किंतु उसकी मुख्य कथा जो है वो धृतराष्ट्र और किसके, पांडवों के युद्ध और संघर्ष पर ही आधारित है। इस युद्ध का क्या परिणाम हुआ उसे सभी जानते हैं। संबंध में आज भी यही बात कही जा सकती है कि संसार के प्रसिद्ध ग्रंथों में से एक है। निश्चय ही आपने जान लिया होगा कि वाक्यों में महाभारत संज्ञा शब्द को बार बार दोहराने से अटपटे लगते हैं। देखो, यहाँ पर अब आपको एक बात समझने की जरूरत है। जैसे कि हम किसी चीज कहीं पर भी जा रहे हैं, या हम किसी वस्तु को खरीद रहे हैं, या हम घर में बात कर रहे हैं, एक व्यक्ति से हम एक लंबी बात कर रहे हैं और उस व्यक्ति का हम बार बार नाम लेते हैं। जैसे मम्मी, मम्मी से हम बात कर रहे हैं तो बार बार हम ऐसे थोड़ी बोलते हैं, मम्मी ये करना, मम्मी वो करना, मम्मी ऐसे करना, मम्मी ऐसे किया, मम्मी ने ये नहीं किया, मम्मी को मैंने ये बोला, मम्मी ने ये नहीं किया। हम ऐसे नहीं बोलते ना, बार बार मम्मी मम्मी मम्मी, मतलब बार बार संज्ञा शब्द को दोहराते नहीं है और अटपटा भी लगता है ना। मैम ने पढ़ाया, मैम ने आज ऐसा पढ़ाया, मैम ने कैसा पढ़ाया, मैम ने वैसा पढ़ाया, मैम ने ये किया, मैम ने वो किया। ऐसे हम बार बार जब किसी वर्ड को बार बार लेते हैं तो हमें अटपटा लगता है।
इस प्रकार से हम उसके स्थान पर सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। समझ में आ गई बात? किसी भी बात को जब आप एक बार उसी बात को नाम से दोहराओगे तो वो तो हो गया संज्ञा। फिर हम उसके स्थान पर हम उस सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। जैसे संज्ञा के स्थान पर क्रमशः इसमें, यह, इसकी, इसके तथा पद प्रयोग में लाए गए तो भाषा अधिक सुंदर और अर्थवान होगी। इसी प्रकार परिणाम पद से लिखा गया है। तो देखो, अब यहाँ पर हम सर्वनाम की डेफिनेशन देखेंगे, क्या होती है सर्वनाम की परिभाषा। ये तो सिर्फ समझने के लिए था, ठीक है। तो देखो, वाक्यों में संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयोग में आने वाले शब्दों को सर्वनाम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सर्वनाम कहा जाता है। संज्ञाएं सबका नाम होती है और सर्वनाम प्रत्येक नाम के स्थान पर प्रयुक्त हो सकता है। तो आप सबको समझ में आ गया तो आप अपना थंब कर सकते हैं कि हाँ, हमें समझ में आ रहा है। तो देखो, संज्ञा शब्द तो क्या होते हैं, जैसे राम का, मोहन का, पुस्तक, है ना, इस प्रकार से कहते हैं। अब उनके स्थान पर राम, जैसे मैंने कहा राम बाजार जा रहा है, तो राम बाजार जा रहा है जब तो क्या बना? संज्ञा बनी। वह बाजार जा रहा है, हमें दिख रहा है कि राम बाजार जा रहा है, तो आप क्या कहोगे कि वह बाजार जा रहा है, तो ये हो गई उसकी सर्वनाम। जैसे अभी आप बोलोगे कि हिंदी की क्लास में कुणाल रिजवानी ने क्लास को अटेंड किया, एक सेंटेंस है, ठीक है। फिर हमें कुणाल दिख रहा है और हमने कहा कि वह देखो क्लास को अटेंड कर रहा है, तो इसमें क्या हुआ? संज्ञा के स्थान पे हमने सर्वनाम का प्रयोग कर लिया। सिंपल सी बात है। इसकी परिभाषा क्या हुई कि संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयोग में आने वाले शब्दों को सर्वनाम कहा जाता है। संज्ञाएं जो होती हैं वो सबका नाम होती है और सर्वनाम प्रत्येक नाम के स्थान पर प्रयुक्त हो सकता है। सबको क्लियर है संज्ञा किसे कहते हैं और सर्वनाम किसे कहते हैं? आप अपने जो है आंसर्स दे सकते हैं यस करके। ओके, तो सबको समझ में आ गया कि संज्ञा क्या होती है और सर्वनाम क्या होती है। तो संज्ञा तो वह होती है जो प्रयोग में आने वाले शब्दों के स्थान पर प्रयोग में आने वाले, और सर्वनाम जो संज्ञा के स्थान पर काम आते हैं। तो चलो, जब हमने इतना पढ़ा तो हमें इतना पढ़ने के बाद यह समझ में आ गया कि संज्ञा और सर्वनाम में क्या अंतर होता है। अब हम बात करेंगे, जब हम किसी भी चीज को बेटा पढ़ते हैं तो आप लोगों ने देखा होगा, जैसे कि मान लो आपके बॉडी पार्ट्स हैं, ठीक है, आपके शरीर के अंगों के नाम है। अब आप शरीर के अंगों के नाम लिख दोगे। आपको एक प्रश्न दिया गया कि शरीर के अंगों के नाम लिखते हुए उनका विश्लेषण कीजिए, उनके बारे में बताइए। तो सबसे पहले तो आप शरीर के अंगों के नाम बताओगे कि एक पिक्चर बना लोगे, बताओगे ये आईज है, ये आंखें हैं, ये पैर हैं, ये अंगुलियां हैं, ये अंगूठा है, ऐसे तो बताते हो। फिर उसके बाद में बताते हो कि आंखें देखने का काम करती है, नाक सूंघने का काम करती है, अंगुलियां पकड़ने का काम करती है। तो इस प्रकार से हमने सर्वनाम समझा। अब सर्वनाम की परिभाषा तो हमें आ गई, पर सर्वनाम का काम क्या होता है वो भी तो सीखना पड़ेगा। उसके पार्ट्स कौन से होते हैं वो भी तो समझना पड़ेगा। आप किसी का घर का एड्रेस पूछ रहे हो तो आपको ये तो कह दिया कि आप इस स्कूल के या इस गली के आगे से निकल जाओ, पर आपको ये नहीं बताएंगे कि आपको उस गली से निकल करके बहुत सारे मकान हैं, आपको कौन से मकान में जाना है, 5 नंबर, 6 नंबर, है ना। तो इस प्रकार से हमें यह चीज भी समझनी पड़ेगी। तो देखो, सर्वनाम शब्दों को कई रूपों में प्रयुक्त किया जाता है, इसके निम्न भेद है। अब आप लोगों को ये पक्कम पक्का याद कर लेना है कि सर्वनाम के कौन कौन से रूप होते हैं। तो देखो, आप भी टेबल बनाना, आप टेबल को अच्छे तरीके से भी बना सकते हो, और जैसे कि आपने पेड़ बनाया, उसकी शाखाएं निकाल दी, या आपने एक मेज कुछ भी बनाया, आपने पिक्चर और उसके अलग अलग ब्रांचेस निकाल के उसको समझा दिया, वो आपका है कि आप कितने अच्छे से समझाते हो। तो देखो, सर्वनाम में पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा है संबंधवाचक सर्वनाम, पांचवा प्रश्नवाचक और छठा निजवाचक। चलो अभी छोटा सा इसके रूप में देखते हैं, फिर उसको बड़े रूप में पढ़ेंगे। तो पुरुषवाचक सर्वनाम वो होते हैं जिनमें पुरुष के नाम के स्थान पर सर्वनाम आ जाता है। जैसे राम, राम के स्थान पर वह आ गया। जैसे अभिजीत, अभिजीत के नाम पे यह आ गया। जैसे चैतन्य, चैतन्य के नाम पे वह आ गया। जैसे भुवन, भुवन के नाम पे वह आ गया। तो पुरुष के नाम के स्थान पर, ठीक है। सेकंड है निश्चयवाचक। निश्चय मतलब कॉन्फिडेंटली वो चीज एकदम पक्कम पक्की है। ओके, निश्चयवाचक मतलब वह बाजार से अंगूर लाया,
तो अंगूर लाया तो मतलब अंगूर ही लाया, वहां पर कोई कंफ्यूजन नहीं है कि वो केला या आम लाया है। तो ये हो गई निश्चयवाचक बात। फिर है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अब अनिश्चयवाचक क्या होता है? इसमें कोई निश्चितता नहीं होती। एक बच्चा तो कह रहा है, जैसे मनन कह रहा है कि वह बाजार से आम लाया, पर अनुमिता कह रही है कि नहीं नहीं, मैंने तो केले देखे थे, वह केला लाया। अब बीच में तीसरा भुवन बोलेगा, अरे भाई नहीं, वो तो आम लाया था, अंगूर केले कुछ भी नहीं थे। तो ये क्या हुआ? ये अनिश्चय बात हो गई। ठीक है। फिर है संबंधवाचक सर्वनाम। संबंध, रिलेशन, है ना। वह जैसे बोलते हैं राम का छोटा भाई मोहन है, तो उसका छोटा भाई मोहन है, इस तरीके से। ठीक है। तो प्रश्नवाचक, जैसे कि देखो, जैसे अपन कहते हैं कि मैं मेरी मम्मी का बेटा हूँ। ठीक है, तो मैं मम्मी का बेटा हूं, तो मैं क्या हो गया यहाँ पर? निजवाचक। इस प्रकार से संबंध बताना। फिर है प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक जो WH वर्ड होते हैं, आपको पता ही है। कौन आया है, किसने खाया है, क्यों बाजार गया, पढ़ता क्यों नहीं है, काम क्यों नहीं करता, ये सब क्या है? ये प्रश्नवाचक सर्वनाम है। फिर उसके बाद में आता है निजवाचक। निज का मतलब होता है अपना, निज का मतलब मेरा। ठीक है, ये होता है निजवाचक सर्वनाम। निज, जैसे मैंने पढ़ाई की, एक तो हम कहते हैं कि रमा ने पढ़ाई की, एक कहते हैं कि मैंने पढ़ाई की। निजवाचक जो अपने बारे में कहा जाता है। तो सबको ये बात समझ में आ गई कि पुरुषवाचक सर्वनाम में क्या होता है, निश्चयवाचक सर्वनाम में क्या होता है, अनिश्चयवाचक में क्या होता है, संबंधवाचक में क्या होता है, प्रश्नवाचक में क्या और निज में क्या। अगर आपको समझ में आ गया है तो आप अपना हैंड रेज भी कर सकते हैं साथ में, ताकि पता रहे कि आप लोगों को समझ में आ रहा है। चलो अब नेक्स्ट करते हैं। अब इसको विस्तार से पढ़ेंगे। अभी मैंने कहा विस्तार से पढ़ने का क्या मतलब होता है? जैसे मैंने कहा कि आज वर्षा बहुत सुंदर लग रही है। अब सब जने ये सोच रहे होंगे कि वर्षा ही सुंदर क्यों लग रही है आज, है ना। अब मैं बताऊंगी कि आज वर्षा ने बाल बहुत सुंदर बनाए हैं, आज वर्षा की ड्रेस बहुत सुंदर लग रही है, आज वर्षा की आंखें बहुत सुंदर लग रही है, उसने काजल लगाया है। तो ये क्या हो गया? वर्षा सुंदर लग रही है, ये तो छोटी सी बात हुई। पर मैंने कहा कि आज उसका ड्रेस बहुत सुंदर लग रहा है, आज उसकी जो फुटवियर है वो बहुत सुंदर लग रहे हैं। तो ये क्या चीज हुई? ये उसका सार विश्लेषण हो गया, है ना। पूरा उसको तरीके से बताया, है ना। तो ये हो गया। अब अभी तक तो हमने पढ़ा शॉर्ट में कि सर्वनाम के इतने भेद होते हैं, इतने रूप होते हैं, है ना। अब उसको हम अलग अलग करके देखेंगे कि इन रूपों की क्या विशेषता है। ओके, तो चलो पहला हमारा क्या है? पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक तो मैंने पहले ही बताया कि जिसमें जो सर्वनाम शब्द किसी पुरुष के नाम के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं वे पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। हम सर्वनाम पढ़ रहे हैं तो हमारी डेफिनेशन, हमारी परिभाषा में सर्वनाम आएगा। अगर यहाँ हम संज्ञा पढ़ते तो संज्ञा आता। जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं, जो उपविषय, टॉपिक माने उपविषय, तो जो भी हम उपविषय पढ़ते हैं तो उसके स्थान पर परिभाषा में वही आता है। ठीक है। जैसे कि हम पढ़ रहे हैं सर्वनाम, अगर हम संज्ञा पढ़ते तो डेफिनेशन में संज्ञा आती। अब तो हम सर्वनाम कर रहे हैं तो सर्वनाम आएगा। तो देखो पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है? जो सर्वनाम शब्द किसी पुरुष के नाम के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं वे पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। देखो पुरुष के स्थान पे, कैसे जैसे राम बाजार जा रहा है, वह बाजार जा रहा है। ठीक है। मोहन पढ़ाई कर लो, तुम पढ़ लो। ठीक है। आज मैं बाजार गया, तो ये हो गए हमारे पुरुषवाचक। वेरी इजी, बहुत बहुत ही सिंपल सरल सी भाषा है कि जो सर्वनाम शब्द किसी पुरुष के नाम के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं वो पुरुषवाचक कहलाते हैं। अब देखो पुरुषवाचक में भी 3 प्रकार होते हैं। कैसे? एक तो होता है सुनने वाला, एक होता है बोलने वाला, और एक होता है जिसके विषय में कुछ कहा जाए। एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। तो बोलने वाला मैं बोल रही हूँ, ठीक है। सुनने वाला आप सब सुन रहे हो। फिर मैंने कहा कि मैं अंकित के बारे में, अंकित इन 5th C, है ना, ऐसे लिखा हुआ है। मैं अंकित के बारे में कोई बात कर रही हूँ तो मैंने कहा वह बाजार गया था, वह बाजार से ये फल लेकर आया था। तो 3 बात होती है बेटा पुरुषवाचक में। एक तो क्या होती है? जो बोलता है, एक जो सुनता है, और तीसरी क्या होती है? जिसके विषय में कुछ कहा जाए। तो 3 चीजें हो गई हैं। तो देखो सबसे पहले देखो संस्कृत में अलग होता है, हिंदी में अलग होता है ना। संस्कृत में भी आप लोगों ने पढ़ा है मध्य, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष। अभी आप लोगों की संस्कृत नहीं है, जब आप नेक्स्ट ईयर आ जाओगे ना तब आपको पता लगेगा। तो देखो अब यहाँ पे 3 हो गए। पहला हो गया उत्तम पुरुष,
दूसरा हो गया मध्यम पुरुष और तीसरा हो गया अन्य पुरुष। आपको पिक्चर दिख रही है ना, पहला तो कह रहा है कि मैं बोल रहा हूँ, दूसरा किसी और को बात बता रहा है और तीसरा क्या कर रहा है, दो खड़े हैं और किसी अन्य को पकड़ करके बात कर रहे हैं, है ना। तो देखो पहला है फर्स्ट पर्सन, जिसे हम कहते हैं उत्तम पुरुष। ठीक है, बोलने या बातचीत करने वाला व्यक्ति जिस सर्वनाम शब्द का प्रयोग अपने लिए करता है, जैसे मैं बोल रही हूँ तो मैं क्या हो गई, उत्तम पुरुष। ठीक है, जैसे मुझे आज सर्वनाम पढ़ाना है, हम सब आज सर्वनाम पढ़ेंगे, हमने यह सब पढ़ा, तो मैं तो हो गई उत्तम। ठीक है, फिर सेकंड है मध्यम। अब मध्यम पुरुष क्या होता है, जो बीच में, मतलब कि जो सुन रहा है। जैसे आज मैं आप बच्चों को कह रही हूँ, आज हम क्या पढ़ रहे हैं, आज हम सर्वनाम पढ़ रहे हैं, तो मैं सर्वनाम पढ़ा रही हूँ, तो आपने सुन लिया ना, सर्वनाम पढ़ा रही हूँ, जिसमें क्या आ जाता है, तू, तेरा, तुम, तुम्हारा, आप, आपका आदि, ये होते हैं मध्यम पुरुष। और तीसरा हमारा है अन्य पुरुष। तो अन्य पुरुष क्या होते हैं, जो सर्वनाम शब्द वक्ता, वक्ता मतलब जो कहने वाला, सुनने वाला है ना, जो बोल रहा है, तो जो सर्वनाम शब्द वक्ता मतलब किसी अन्य के लिए प्रयुक्त होता है, वह अन्य पुरुष है। जैसे मैंने कहा, आज मान लीजिए ऐसे कहा कि आज मनन ने क्लास अटेंड नहीं की, तो हम दो जने बात कर रहे हैं पर मनन तो नहीं है वहां पे, मतलब थर्ड पर्सन की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो आज उसने क्लास क्यों नहीं ली, आज उनका क्लास में आना जरूरी था, मतलब जो क्लास में नहीं आया हम उसी के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये होता है थर्ड पर्सन। तो तीन होते हैं, पहला क्या होता है, फर्स्ट पर्सन, जिसे हम कहते हैं उत्तम पुरुष, फिर होता है सेकंड पर्सन जो होता है मध्यम पुरुष, फिर होता है थर्ड पर्सन जो अन्य पुरुष। क्लियर है, सबको समझ में आ गया। पुरुष में तीन भेद होते हैं, उत्तम, मध्यम, अन्य। उत्तम में क्या क्या आते हैं, म, मुझे, मेरा, हम, हमें, हमारा आदि। आपको पिक्चर में भी दिखाई दे रहा है ना, पहला जो है सिर्फ एक है और अपने लिए कुछ कह रहा है, तो यहाँ उत्तम पुरुष है। सेकंड मध्यम पुरुष, जो किसी दूसरे को कोई बात कर रहा है, और तीसरा जो है वो है थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन मतलब कोई अन्य जो हमारे सामने नहीं है परंतु हम उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, जैसे कि वे सब आज घूमने गए हैं, तो हम तो नहीं गए ना, तो हम तो बता रहे हैं कि वे सब घूमने गए हैं। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर अन्य पुरुष हो गया। क्लियर है सबको, समझ में आ गया। सेकंड हमारा है निश्चयवाचक। निश्चयवाचक सर्वनाम में क्या होता है, निश्चयवाचक सर्वनाम में कि जो सर्वनाम मैंने आपको बताया ना, जिसमें निश्चित बात हो जाती है। ठीक है, जिसमें निश्चित बात हो जाती है, तो देखो जो सर्वनाम शब्द निश्चित रूप से संज्ञा शब्द के स्थान पर प्रयुक्त होती है। संज्ञा, जैसे देखो यहाँ पर आपको एक पिक्चर दिखाई, यह घर श्रीलेश का है, यहाँ पे श्रीलेश लिखा हुआ है, यहाँ पे रंगनाथन लिखा हुआ है, दो चीज लिखी हुई है ना, कि यह घर तो श्रीलेश का है और यह घर रंगनाथन का। अब यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ था तो आपको पता नहीं लगता, आपको किसी को पूछना पड़ता कि श्रीलेश का घर कौन सा है और रंगनाथन का घर कौन सा है। परंतु यह बात निश्चित हो गई कि एक घर जो है श्रीलेश का है, तो ये निश्चय है। तो जो सर्वनाम शब्द निश्चित रूप से संज्ञा शब्द के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं वे निश्चयवाचक सर्वनाम जो है कहलाते हैं। ओके, क्लियर है ये चीज कि निश्चित, जैसे कि मान लो हमने कहा कि एक तो स्कूल आपको दिखा दी गढ़सीसर, एक आपको जेएनवी, तो अब आप बता सकते हो ना कि ये जय नारायण व्यास कॉलोनी में है और ये गढ़सीसर में है। क्लियर है ना, तो आपको पता लगेगा, नहीं तो आपको ढूंढना पड़ेगा कि एलपीएस कहाँ पर है। तो हमारी दो ब्रांच है, तो हम ये पता कर सकते हैं कि एक जेएनवी में, एक गढ़सीसर में। हमें इधर उधर घूमने की जरूरत ही नहीं है, हम सीधा जाएंगे। हम एक जेएनवी ब्रांच में, किसी को जेएनवी में जाना है तो जेएनवी में जाएगा, किसी को गढ़सीसर जाना है तो गढ़सीसर जाएगा। तो ये हो गई निश्चयवाचक बात। ओके, तो निश्चयवाचक क्या होती है, जो सर्वनाम शब्द निश्चित रूप से संज्ञा शब्द के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं वे निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। तो आज हमने जितना पढ़ा है उसके कुछ एग्जाम्पल्स जो है आप लोग करोगे, आपका ये होमवर्क है। फिर हम बात डिस्कशन करेंगे कि आप लोगों को समझ में आया कि नहीं आया, कितना समझ में आया, मूल्यांकन तो जरूरी है। तो अब आप लोगों के लिए यह होमवर्क हो गया, आपका गृह कार्य हो गया कि जितना हमने पढ़ा है आप लोग सब मुझे एक एक उसका एग्जाम्पल जो है उदाहरण के साथ मुझे बताएंगे कि निश्चयवाचक सर्वनाम में यह आ सकता है और पुरुषवाचक सर्वनाम में यह आ सकता है। तब हमारा जितना हमने पढ़ा है, देखो पढ़ने के बाद में उसका मूल्यांकन करना जरूरी है। तो आप लोग मूल्यांकन करके बताएंगे, तो मैं कुछ प्रश्न आपसे करूंगी, फिर आप लोग मुझे बताएंगे। ओके।